मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कल मैंने जो कहानी शुरू की, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि वो कहानी पहले आ चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं राइटर की परमिशन से कहानी डालती हूँ। बहुत लोग कहानी चोरी करके बिना लेखक से पूछे ही डाल देते हैं, नाम बदल कर। मुझे लेखक ने बताया उन्होंने अभी तक ये कहानी किसी को नहीं दी है। पहले तो मैंने सोचा कि स्टोरी को बंद कर दूं, लेकिन मैंने देखा मेरे बहुत सारे ऑडियंस को कहानी पसंद आ रही है। चूँकि मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इस कहानी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जिन्होंने पहले ही कहानी सुन लिया है, अगर उनको मेरी आवाज़ पसंद है और मेरी सुनाई कहानी पसंद है तो वो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस कहानी को अवॉइड कर दें। बाकी जिन्होंने इस कहानी को नहीं सुना है, उन्हें कहानी पसंद आ रही है तो वो मेरी कहानी को एंजॉय करें और कहानी की रेटिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी कहानी को बनाने का हौसला मिल सके। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आकर्ष उस लड़की को बेहोश होकर गिरते देख बेचैन होते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोला, ए लड़की उठो, क्या हुआ तुम्हें? दाई माँ देखिए ना, इसे क्या हुआ? ये अचानक से बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, आओ पहले इसे बिस्तर पर लिटा दो, दाई माँ ने आकर्ष को देखकर कहा। तो आकर्ष जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर की तरफ ले गया। दाई माँ भी जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई और उसके ऊपर छींटे मारने लगी। उसे बेहोशी में देख ना जाने क्यों आकर्ष का दिल तड़प रहा था। उसे बिस्तर पर लेटाने के बाद भी आकर्ष उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। पानी के छींटे लगने से धीरे धीरे वो लड़की होश में आई। उसने पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोली तो आकर्ष के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पाया। जहां वो खुशी से उस लड़की को देख रहा था, वहीं वो लड़की फिर से अपनी सूनी आंखों से उसे देख रही थी। अब उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। दाई माँ ने भी उसका हाथ पकड़ रखा था। उस लड़की ने दाई माँ की तरफ देखा और फिर उनसे अपना हाथ छुड़वाकर खड़ी हो गई। आकर्ष और दाई माँ हैरानी से उसे देखने लगे। आकर्ष कुछ कहता उससे पहले ही, गुड़िया तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू खड़ी क्यों हो गई? दाई माँ ने परेशानी में उससे पूछा। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चप्पल पहनने लगी। उन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक से हुआ क्या, और वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लड़की कमरे से बाहर निकलकर आंगन से होती हुई घर के दरवाजे तक आ गई। जब से वो लड़की इस घर में आई थी, आज तक कभी उसने इस घर की चौखट को पार नहीं किया था। ना ही कभी उसने आकर्ष और दाई माँ से कोई सवाल किया कि वो यहाँ कैसे आई, और ना ही उन दोनों में से किसी ने उससे कुछ पूछा। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आकर्ष सब समझ गया था। वो जल्दी से उस लड़की के पीछे पीछे भागा। उसके बाहर निकलने से पहले ही उसने पीछे से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। लेकिन इस बार कलाई पकड़ने का तरीका कुछ और था। पकड़ तो हाथ की अब भी कसी हुई थी, लेकिन गुस्से में नहीं। वापस अंदर चलो, उसने भारी आवाज में कहा, लेकिन उस लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लड़की बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर घर की चौखट तक आ गई, लेकिन उससे पहले वो चौखट लांघ कर बाहर जाती, दरवाजे पर ही आकर्ष ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया। अंदर चलो, आकर्ष के कहने में इस बार गुस्सा नहीं था, एक हक था जिसके होने के कारण उन दोनों को ही नहीं पता था। उसके कहने पर भी वो लड़की ना अंदर आने के लिए मुड़ी और ना ही उसने पलट कर आकर्ष की तरफ देखा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कुछ कहा है मैंने तुमसे? इस बार उसके कहने में हल्का सा गुस्सा था। मुझे यहाँ नहीं रहना और ना ही मुझे आपकी कोई मदद चाहिए, उस लड़की ने बेरुखी से कहा और अपनी कलाई को गोल गोल घुमाते हुए उससे छुड़वाने लगी। मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब उसका गुस्सा बढ़ रहा था। चुपचाप अंदर चलो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। क्यों नहीं रहोगी और कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं भी जाऊँ आपको क्या, लेकिन यहाँ रहकर अब खुद को और ज़्यादा जलील नहीं होने देना मुझे, उसने गुस्से से कहा और एक झटके में अपनी कलाई छुड़वा ली। वो आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कदम बाहर रखने से पहले ही आकर्ष ने उसे पीछे खींचा और दीवार के साथ लगाकर उसके ऊपर झुककर खड़ा हो गया।
आकर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो दांत पीसते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, किसने जलील किया तुम्हें? हाँ, और कब जलील किया? आप क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? आपके हिसाब से तो किसी की मदद करना उसको नीचा दिखाना ही होता है ना? उसकी बात सुनकर आकर्ष की बोलती बंद हो गई थी। वो बिना भाव के उसे देखने लगा। आप मेरी मदद करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ सोचा तो वो आपको इतना बुरा लगा? जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे खाने पीने से लेकर मेरी दवाइयों तक हर चीज़ आपने मुझे बेहतर से बेहतर ला कर दी। आप मेरे और अम्मा के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद को तो जैसे भूले बैठे हैं। कब से देख रही हूँ आपको, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप खुद को साबित करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमें और दाई माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। लेकिन फिर भी आपके हिस्से हार आई। आपने जो कदम आगे बढ़ाए वो किसी और ने पीछे खींचकर एक बार फिर आपको गिरा दिया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? संघर्ष करना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस संघर्ष में आपका कोई मददगार नहीं हो सकता। जीत उनकी होती है जो हर मुश्किल का सामना मजबूती से करें। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी और से सहारा नहीं ले सकते। किसी और का सहारा आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है। आकर्ष चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। उस लड़की ने अपनी बातों से उसे खामोश कर दिया था। आपने मेरे लिए जो किया शायद उस वक्त वो करना भी आपके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उससे शायद मुझे कुछ फ़र्क ही ना पड़े। इन 4 गहनों के बिना मेरी ज़िंदगी रुकेगी तो नहीं, लेकिन इनसे आपकी आने वाली ज़िंदगी ज़रूर सुधर सकती है। मुझे तो अब इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये आपकी सिर्फ ज़रूरतें ही नहीं सपने भी पूरे कर सकते हैं। वैसे भी आत्महत्या कर रही थी मैं तो, लेकिन आपने मुझे मरने से बचाया, मुझे ज़िंदगी दी, जबकि मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी। अगर किसी की मदद करना गुनाह है तो जाने दीजिए मुझे यहाँ से और अपने उस गुनाह से मुक्त हो जाइए। चली जाऊंगी मैं जहाँ मुझे मेरी किस्मत जहाँ लेकर जाएगी, लेकिन कम से कम मुझे नीचा महसूस तो नहीं होगा। कहीं नहीं जाओगी? आकर्ष चीख कर बोला। क्यों नहीं जाऊंगी? जब मुझे ही यहाँ नहीं रहना तो आप किस हक से मुझे रोक रहे हैं? अब मुझे यहाँ नहीं रहना जहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी लेकर जाएगी। चुपचाप चली जाऊंगी, उसके बाद चाहे जीऊँ चाहे मरूँ, उससे आपको क्या? वो लड़की भी चीख कर बोली। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों आकर्ष बौखला उठा और कांपते हुए अपना हाथ उस लड़की के मुंह पर रख कर गुस्से से गरजते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। कब से सुने जा रहा हूँ, लेकिन अब एक और शब्द नहीं। उस लड़की की आंखों में नमी आ गई तो आकर्ष ने उसके चेहरे पर से अपना हाथ हटा लिया। वाह, आप तो मुझ पर हक भी जता सकते हैं, लेकिन मैं फर्ज भी नहीं निभा सकती। क्यों? उसके क्यों का आकर्ष के पास कोई जवाब नहीं था। वो पलटकर खड़ा हो गया। मत मानिए अपना, लेकिन एक इंसान तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि एक अनजान इंसान बस इंसानियत के नाते ही आपकी मदद कर रहा है। जब आप सफल हो जाएंगे तो इसकी कीमत अदा कर दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ एक बार। इस मदद को कबूल कर लीजिए। वादा रहा आपसे, एक दिन जितना आपको दे रही हूँ इससे भी ज़्यादा आपसे वापस लूँगी। पर अब इनकार मत कीजिए, वो रोते हुए बोली। उसका रोना आकर्ष को बहुत तड़पा रहा था। एक दिव्या थी जिसके कदमों में उसने दुनिया भर की दौलत शोहरत लाकर रख दी थी, और एक उसके सामने खड़ी है ये लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना बचा खुचा भी उसके सपनों के लिए कुर्बान करने जा रही है। उसने खुद को शांत किया और नरमी से बोला, अंदर चलो। आकर्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रही तो वो फिर से बोला, प्लीज़ अंदर चलो, या जिद ठान ली है कि मेरी कोई बात नहीं मानोगी? आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरी एक बात मान लीजिए, उस लड़की ने कहा तो आकर्ष उसकी तरफ पलटा। एहसान लेने की आदत नहीं है मेरी, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। कर्ज समझ कर ले लीजिए, जब संभव हो तब सूद समेत लौटा दीजिएगा। वादा करो आज के बाद यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे ना? जाने क्यों आकर्ष ने आज उससे ये वादा मांग लिया। वादा कहते हुए वो लड़की आगे बढ़ी और आकर्ष का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर वो पोटली रख दी
एक गहरी सांस लेकर आकर्ष ने वो छोटी सी पोटली अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और पलटकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वादा रहा खुद से, कभी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपने एक बार भी जाने के लिए कहा तो फिर यहाँ रुकूंगी भी नहीं। उस लड़की ने मन ही मन कहा और आकर्ष के पीछे पीछे अंदर की तरफ आ गई। दाई माँ ने उन दोनों को अंदर की तरफ आते देखा तो मन ही मन बोले, ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा रिश्ता हो तुम दोनों के बीच, एक ऐसा रिश्ता जो तुम दोनों को ही संपूर्ण करता है। अधूरे से दो लोग जो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। आकर्ष अंदर आया तो दाई माँ ने उसके लिए खाना लगा दिया। खाना खाते वक्त आकर्ष ने एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, जबकि उस लड़की की नज़र बार बार आकर्ष पर जाकर ठहर जाती। जानती हूँ मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे आप, लेकिन किसी और के सामने आपकी नज़रें ना झुके, इसके लिए ये ज़रूरी था। दुआ करती हूँ जो चीज़ें कभी मेरे काम नहीं आई, कम से कम आपके काम तो आ सके। मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया तुमने। कभी सोचा नहीं था खुद को इतना कमज़ोर महसूस करूँगा, लेकिन वादा करता हूँ तुमसे कि अब खुद को इतना ताकतवर बना लूँगा कि कोई भी मुझे कमज़ोर नहीं कर सकेगा। और ये भी वादा रहा कि तुम हमेशा मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहोगी। जो नज़रें मैं आज मिला नहीं पा रहा हूँ, अब उन आँखों में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बसेगी। आकर्ष ने भी मन ही मन कहा। पूरी रात आकर्ष की आंखों में कटी, एक पल के लिए भी वो चैन से नहीं सो पाया। वो पोटली अभी भी उसके तकिए के नीचे रखी थी। जब भी वो उसे देखता उसकी आंखों में नमी आ जाती और कुछ यादें जहन में ताज़ा हो जाती। मम्मी, जब भी आप इस तरह से तैयार होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। लगता है इन गहनों में कोई तो खास बात है जिससे आपके चेहरे का निखार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 10 साल का आकर्ष अपनी माँ रागिनी कपूर को देखते हुए बोला, जो सामने आईने की तरफ देखकर तैयार हो रही थी। खास बात इन गहनों में नहीं, बल्कि इन गहनों में छुपे उस प्रेम में है जिनसे विवश होकर तुम्हारे पापा ने ये गहने हमें भेंट किए हैं। रागिनी जी ने मुस्कुराकर कहा। तो आप बताइए, आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, इन गहनों से या पापा से? आकर्ष ने भोलेपन में अपनी माँ रागिनी से सवाल पूछा, जिस पर रागिनी जी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बात गहनों की नहीं है, तुमसे और तुम्हारे पापा से ज़्यादा तो मैं खुद से भी प्यार नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ चीज़ ही नहीं, ये भावनाओं में लिपटा वो तोहफा है जो हर पल मुझे ये महसूस करवाते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे पास ही हैं। जब जब खुद को इन गहनों में देखती हूँ तो महसूस होता है कि जैसे वो खुद मुझ पर अपने प्रेम का सिंगार ओढ़ा रहे हों। इसलिए ही तो इन्हें इतना संभाल कर रखती हूँ। जानता हूँ माँ कि सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर औरत को अपने गहनों से एक खास लगाव होता है। ये चीज़ें आपके लिए सिर्फ पदार्थी चीज़ें ही नहीं होती, बल्कि आपके दिलों में इन चीज़ों के लिए बहुत सारी फीलिंग जुड़ी हुई होती है। तो फिर क्यों उस लड़की ने अपने दिल के करीबी ये टुकड़े मुझे दे दिए? क्यों अपनी खास चीज़ उसने उसे दे दी जिसके साथ उसका ना कोई रिश्ता है, ना ही कोई खास जान पहचान? क्या उसने वो कर्ज चुकाया है जो मैंने उसकी मदद करके उस पर किया था? या फिर उसके दिल में भी मेरे लिए कोई एहसास है? क्या उसकी नज़रों में भी वही तलब है जो मेरी आंखों में होती है, उसे सिर्फ एक बार देखने की ही? नज़रें उठा नहीं पाता मैं उसकी तरफ, लेकिन सिर्फ एक दिल भर कर देखने के लिए मन मचलता रहता है। कई सवाल थे जो आकर्ष के दिमाग में घूम रहे थे, जिन्होंने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह होते होते उसकी आंख लगी तो सूर्य की किरणें किसी पिटारे में से खजाने की तरह चमकती हुई जब उसके ऊपर आई तो उसने अंगड़ाई ली। गुनगुनाते हुए उसने नजरें पीछे की तरफ घुमाकर अंदर की तरफ देखा तो वो लड़की दरवाजे पर खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी। वो लड़की खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरती उसका साया लगता था। लंबे ब्राउन बाल जो पीठ से भी नीचे थे, नीली आंखें जिनमें काजल या कोई श्रृंगार नहीं था, पर फिर भी एक चमक थी जो सामने वाले पर एक नज़र पड़े तो वो उन नज़रों का दीवाना हो जाए। तौलिए से अपने बाल झड़काते हुए उसने अपने बालों को लहराया तो यूं लगा जैसे किसी नदी में लहरें अपनी चरम सीमा पर हो और वो किनारे पर खड़े उन्हें देखने वाले को साथ ही बहाकर ले जाएगी।
वो हल्का सा मुस्कुराई तो दांतों ने भी चुगली कर दी कि मोतियों से भी ज़्यादा खूबसूरत वो हैं जिन्हें देखकर किसी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। वो यूं ही अपने बालों पर हाथ फेरते हुए वापस अंदर चली गई तो आकर्ष ने भी दोबारा चारपाई पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़की की तस्वीरें ना तो जहन से जाती ना आंखों से। बरबसी आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान ठहर गई। थोड़ी ही देर में उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा तो वो लड़की उसकी चारपाई के नीचे चाय का गिलास और कटोरी रखकर जा रही थी। सिर्फ चाय देना ही काफ़ी नहीं, किसी को उठाने के लिए पहले उसे जगाना भी पड़ता है, उसने पीछे से उठकर बैठते हुए कहा। तो वो उस लड़की के कदम ठहर गए। ज़रूरी नहीं कि हर बार सिर्फ शब्द ही सुने जाएं, कई बार बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं, आकर्ष ने समझते हुए भी सवाल किया। समझ जाएंगे, सब सोचेंगे कि मैंने तो आवाज़ लगाई भी नहीं, पर फिर भी आपने आंखें खोली, क्यों? उस लड़की ने बिना मुड़े ही कहा तो आकर्ष के होठों में मुस्कान यूं चिपकी जैसे फेविकोल से कोई अखबार। इस क्यों का जवाब भी देती जाओ, उसने किसी तरह अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए सवाल किया। हर सवाल का जवाब दिया जाए ज़रूरी नहीं, कई बार कुछ सवाल ही अच्छे लगते हैं, उसने कहा और बिना रुके अंदर की तरफ चली गई। ज़रूरी है, हर सवाल का जवाब ज़रूरी है, लेकिन जवाब बोल कर दिया जाए ये ज़रूरी नहीं, कुछ जवाब बस खामोशी से समझे जाते हैं। आकर्ष ने मन ही मन कहा और एक बार फिर से चारपाई पर अंगड़ाई लेते हुए लेट गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आंगन में टहल रहा था। दाई माँ उससे बार बार पूछ रही थी कि वो क्यों इस तरह टहल रहा है, जबकि आज तो उसे किसी काम के लिए जल्दी जाना था। लेकिन आकर्ष कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस यूं ही टहलता रहा और अपनी कलाई में बादी घड़ी की तरफ देखता रहा जिसमें 9 बज चुके थे और उसे ठीक 9:30 बजे कहीं पहुंचना था। एक तू है जिसने जल्दी जाना था और ना जाने क्यों अब यहीं टहल कर टाइम पास कर रहा है, और एक वो है जो ना जाने कब से अंदर अपने भगवान के सामने बैठी पूजा कर रही है। सुबह से उठी हुई है, ना ही कुछ खाया है ना पिया है, पहले ही इतनी कमज़ोर है और अब ऐसा करेगी तो किस तरह चलेगा। दाई माँ भी कह ही रही थी कि अंदर से वो लड़की बाहर दरवाजे पर आई। आकर्ष का ध्यान भी उधर ही था। वो कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है दाई माँ, मैं चलता हूँ, उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए दाई माँ से कहा तो उस लड़की की नज़रें भी उसी वक्त उसकी तरफ उठी। दोनों की नज़रें मिलती उससे पहले ही आकर्ष ने नज़रें फेर ली। वो लड़की फिर भी मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और दाई माँ के साथ काम करवाने लगी। अब अचानक से तेरे जाने का मुहूर्त भी हो गया, कब से तो यूं ही टहले जा रहा था, लगता है इसे इसके भगवान से छुट्टी और तेरे कदमों को तुझसे राहत दोनों को एक साथ मिली है। उनकी बात सुनता सुनता ही बाहर दरवाजे तक आ गया आकर्ष। नहीं, मैं पलट कर नहीं देखूंगा, वो खुद को अंदर की तरफ देखने से रोक रहा था। मत पलटिएगा हमारी तरफ, मत दीजिएगा उन उम्मीदों को, हवाजिन की किस्मत में ही दम तोड़ना लिखना है। वो लड़की मन ही मन बोलती हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी। वहीं आकर्ष खुद से ही लड़े जा रहा था और फिर दिमाग ने दिल से हार मान ली और वो हल्का सा पलटा। उसके पलटते ही 100 की स्पीड से उस लड़की ने अपनी नज़रें दाई माँ की तरफ घुमा ली तो आकर्ष भी मुस्कुरा कर अपने होठों को दांतों में भींचते हुए बाहर आ गया। आकर्ष ने अपने हाथों में वो पोटली रखी हुई थी। मैं वो हूँ जो राख से लाख बनने की हिम्मत रखता हूँ। मेरा जन्म हार से हुआ है तो जिंदगी में जीत होनी तो पक्की है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सहारा नहीं, साथ चाहिए था, और अब ये आसमान मैं नहीं, ये आसमान मुझे छुएगा। कहते हुए उसने उस पोटली को अपनी जेब में रख लिया। एक जुनून था उसकी आंखों में जो हर नशे पर भारी था। इन मुसीबतों को कहो कि ठंडी ना होए, अब खून गर्म है मेरा जिसमें इनका जलना अब तय है। सुबह से शाम होने तक वो कई लोगों से मिला। कपूर इंडस्ट्रीज के कई बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैले हुए थे, जिनमें एक बिजनेस था होटल एंड रेस्तरां का। उसने कई लोगों से मिल अपनी सोच और बिजनेस आइडियाज़ शेयर किए, लेकिन हर कोई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए गारंटी के तौर पर कुछ मांग करते। कोई उसे किसी प्रॉपर्टी के कागज़ की डिमांड करता तो कोई किसी कीमत चीज़ की। लेकिन फ़िलहाल आकर्ष के पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक नहीं थी।
किसी और का सहारा चाहिए ही नहीं, अब मुझे मेरे पंख उड़ना सिखाएंगे। सामने दीवार पर एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी। आकर्ष ने सोच लिया था अब उसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए कम से कम उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। कुछ सोचता हुआ वो मार्केट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर था। एक गहरी सांस लेकर वो अंदर चला गया। उस ज्वेलरी शॉप का एक कर्मचारी आकर्ष को अच्छे से जानता था। उसे देखते ही वो जल्दी से अपना काम छोड़कर दूसरी तरफ आया और उसके बैठने के लिए जगह को साफ करने लगा। रहने दीजिए रहीम काका, अब इन सब की ना ही आदत है मुझे और ना ही कोई ज़रूरत। क्या हुआ मालिक, कुछ गलती हो गई हमसे? रहीम काका ने कहा। लेकिन तभी वहाँ उस शोरूम का मालिक आया और चीखते हुए बोला, अगर किसी की पर्सनल नौकरी करने का शौक़ है तो उसके साथ ही चले जाना यहाँ से, मुझे भी ज़रूरत नहीं कामचोर लोगों की। उसका भड़कना आकर्ष को बुरा लगा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि रहीम काका के लिए, क्योंकि जब भी वो पहले इस शोरूम पर आता था तो सामने बैठा इस शोरूम का मालिक ही रहीम काका को उसकी जी हजूरी के लिए उसके पास खड़ा कर देता था। कुछ गलती नहीं हुई आपसे रहीम काका, बस कुछ गलत इंसानों की मेहरबानी है मुझ पर। फ़िलहाल आप अपना काम कीजिए। आज मुझे आपकी जी हजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं यहाँ से कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ। आकर्ष ने उनके कंधे पर हाथ फैलाकर कहा तो रहीम काका हाथ जोड़ते हुए वहाँ से चले गए। तो बताइए आकर्ष जी, क्या लेना चाहेंगे आप? डायमंड ज्वेलरी दिखाऊं या कुछ और स्पेशल फॉरेन मेड? उस शोरूम का मालिक सुंदरलाल व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला। तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर्ष के चेहरे पर भी आ गई। खरीद तो बहुत कुछ रखा है आपसे, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बेचने वाले तो ज़मीर भी बेच देते हैं। आकर्ष ने तंज भरे स्वर में कहा तो सुंदरलाल की सारी हंसी गायब हो गई। उसे याद आ गया जब वो आकर्ष के तलवे चाटते हुए उसे अपने शोरूम में रखा एक से एक बढ़िया पीस दिखाता था, और आकर्ष बिना एक नज़र देखे ही अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर बस वो चीज़ फाइनल कर देता था। करोड़ों की शॉपिंग आकर्ष एक ही दिन में कर लिया करता था। फिलहाल मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ, कहते हुए आकर्ष ने अपने हाथ में बांधी हुई घड़ी सुंदरलाल के सामने कर दी, जिसे देखते ही उसकी आंखें चौधी आ गई। पर ये घड़ी तो काफ़ी कीमती है और बाहर विदेश की है, इसकी कीमत मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? इस घड़ी की कीमत के बराबर तो यहाँ पर रखे 50 ज्वेलरी सेट से भी ज़्यादा होंगी। सुंदरलाल ने नज़रें घड़ी पर टिकाए ही कहा। मैंने कब कहा कि मुझे इस घड़ी की कीमत चाहिए? मैं तो इसे बेचने आया हूँ, आपको इसकी जितनी कीमत लगानी है लगा दीजिए, आकर्ष ने कहा। तो सुंदरलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। करोड़ों की चीज आकर्ष कौड़ियों के भाव में बेचने के लिए तैयार था, जिसे देख अब उसका दिमाग भी चालबाजी पर आ गया था। इसलिए अब उसे भी मोटी मलाई चाहिए थी। 2 लाख, इससे ज़्यादा तो मैं इस घड़ी का तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, उसने जल्दी से घड़ी अंदर की तरफ करते हुए कहा। तो आकर्ष व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन आज आपने ये तो बता ही दिया कि एक हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। अगर उसे किसी कुम्हार के पास लेकर जाया जाए तो उसके लिए तो वो मिट्टी के बराबर ही है। खैर, 2 लाख में ये घड़ी आपकी हुई। आकर्ष की सारी बात सुंदरलाल के सिर से फ्लाई कर गई, लेकिन आखिरी बात उसे कम से कम 10 बार सुनाई दी। उसने तिजोरी में से 2 लाख रुपए निकाल कर आकर्ष को दे दिए। गिन लीजिए, पूरे हैं। आकर्ष मुस्कुराया और बोला, मुझसे धोखा करने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। उसने पैसे जेब में रख लिए, लेकिन वहाँ बैठे हुए उसकी नज़रें बार बार सामने रखी एक रिंग पर ठहर रही थी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सुंदरलाल ने भी उस रिंग की तरफ देखा और बोला, पूरे 30,000 की है, लेकिन आपको 28,000 की लगा दूंगा। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उन पैसों की गड्डी में से 31,000 रुपये निकाले और सुंदरलाल की तरफ बढ़ाकर बोला, 1,000 मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बख्शीश। बेशक पैसों से खरीदा जाता होगा सब कुछ, लेकिन मेरा गुरूर खरीदना तेरी औकात में नहीं। सुंदरलाल का मुंह किसी चूजे हुए आम की तरह लटक गया, लेकिन खुद की बेइज्जती को महसूस ना करते हुए उसने जल्दी से वो रिंग निकाल कर डिब्बी में पैक कर आकर्ष की तरफ बढ़ा दी और पैसे लपक लिए। आकर्ष दरवाजे पर आया तो रहीम काका दरवाज़ा साफ कर रहे थे। उसने एक 500 का नोट निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। रहीम काका नम आँखों से उसे देखते हुए दुआएं दे रहे थे।
जेब खाली है तो क्या, जिसमें दिल तो अभी भी धड़क रहा है। आकर्ष मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। सॉरी डैड, आई नो आप दुखी होंगे, मैंने आपका दिया आखिरी तोहफा भी आज खुद से दूर कर दिया। लेकिन प्रॉमिस, इसके बदले में मैं आपको जो तोहफा दूंगा उससे आप हेवन में भी मुस्कुराएंगे और हिचकियाँ मुझे इस धरती पर आएंगी। पैसों के साथ साथ आकर्ष ने वो रिंग भी अपनी जेब में डाली और मुस्कुराता हुआ उस शोरूम से बाहर आ गया। रहीम चाचा भी उसे दुआएं दे रहे थे, लेकिन शोरूम के अंदर बैठा शोरूम का मालिक सुंदरलाल रहीम चाचा को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे ना जाने रहीम चाचा ने उससे उसका कोई खजाना छीन लिया हो। आकर्ष को अपने डैड की याद आ रही थी, क्योंकि ये घड़ी उनकी तरफ से दिया हुआ आखिरी तोहफा था। आंखों की नमी को आंखों के अंदर ही सुखाते हुए आकर्ष चल पड़ा एक ऐसे सफ़र पर जिसकी मंजिल का भी कुछ पता ही नहीं था। जो सफ़र बिना नक्शे के तय किया जाए उनकी जीत पक्की होती है। जब सोच और जिगरे जेबों से बड़े हो तो तरक्की पक्की होती है। उसने सबसे पहले एक 2 रूम फ्लैट देखा, जिसमें वो दाई माँ और उस लड़की के साथ शिफ्ट होने वाला था। सब कुछ फाइनल करने के बाद उसने 2 महीने का रेंट एडवांस में दिया और शिफ्टिंग के लिए मालिक से फ्लैट की चाबियां ले ली। अब बस उसे काम की सेटिंग करनी थी, जिसके लिए उसे एक आदमी की ज़रूरत थी। तो उसने सबसे पहले अपने सबसे वफादार आदमी को फ़ोन किया, जो उसके रेस्टोरेंट का काम देखता था। उसे फ़ोन कर उसने उसे जल्दी मिलने के लिए बुलाया, तो 1 घंटे बाद ही वो आदमी राकेश उसके सामने था। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद आकर्ष ने उसे पैसे दिए और सब ज़रूरत का सामान लाने के लिए बोल दिया और खुद घर के लिए निकल पड़ा। पर मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ अक्कू, अभी तो तुझे खुद को स्टैंड करना है, उस पर से मेरी और इस लड़की की जिम्मेदारी भला तू कैसे उठाएगा। मैं कुछ नहीं जानता दाई माँ, आप मेरे साथ चलेंगी, एक आप ही तो मेरी अपनी है, अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा। आकर्ष दाई माँ के सामने खड़ा उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ बेटा, लेकिन तू समझने की कोशिश कर, अभी सिर्फ रास्ता तय हुआ है, मंजिल नहीं मिली। अभी तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी जिनका तुझे डटकर सामना करना है। ऐसे में हम दोनों तुझ पर बोझ बनकर कमज़ोर ना कर दें। दाई माँ ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। वो दोनों घर के आंगन में खड़े बात कर रहे थे, जबकि वो लड़की खिड़की पर थोड़ा साइड होकर खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। वो हल्का सा झुकी और झाँक कर बाहर की तरफ देखने लगी। उसी वक्त आकर्ष की नज़रें खिड़की की तरफ घूमी। वो लड़की तो बस उन दोनों की बातों में खोई हुई थी। आकर्ष ने भी उसकी तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा, आप ही तो मेरी हिम्मत है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ जब उस लड़की के कानों में पड़ी तो वो ख्यालों में से बाहर आई और आकर्ष की नज़रें खुद पर पाकर जल्दी से खिड़की के पीछे हो गई। आकर्ष हल्का सा मुस्कुरा उठा, वहीं उस लड़की की सांसें तो एकदम तेज हो चली थी। पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है, तू जानता है ना, यहाँ कितने ही मरीजों का इलाज मुझे करना होता है। तो वो सब तो आप वहाँ से भी कर सकती हैं। और सच बताऊँ तो अब मैं नहीं चाहता कि आप कोई काम करें। मैं सिर्फ खुद के लिए कमाना नहीं चाहता, मेरे लिए आप मेरी माँ के समान हैं। तो क्या अब आप मुझे अपना फ़र्ज़ नहीं निभाने देंगी। उसकी बात ने दाई माँ को निरुत्तर कर दिया था। अच्छा, बातें ही करता रहेगा या फिर मुझे पैकिंग भी करने देगा, उन्होंने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और अंदर की तरफ चली गई। उनकी बात सुन रही उस लड़की की आंखें नम हो गईं। दाई माँ के लिए तो आप फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति तो आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। तो मैं किस तरह आपके साथ आ सकती हूँ। थोड़ी देर बाद दाई माँ उस लड़की के साथ मिलकर सब समेट रही थी, तभी आकर्ष के पास राकेश का फ़ोन आया। उसने वो फ़ोन उठाया और उससे काम के सिलसिले में बात करने लगा। गुड़िया, ज़रा मुझे वो बैग पकड़ाना, दाई माँ ने उस लड़की को कहा तो उसने पास रखा बैग उठाकर उन्हें पकड़ा दिया। 1 मिनट, हम तुम्हें अपनी मर्ज़ी से गुड़िया कहते हैं, लेकिन कभी तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं और तुमने बताया भी नहीं। दाई माँ खुद पर हैरान थी, उन्होंने आज तक उस लड़की का नाम जानने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ, सर, बाकी सब कुछ तो फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक आपने इस बिज़नेस का कोई नाम नहीं रखा। आप मुझे नाम बता देते तो मैं उसी हिसाब से बोर्ड और कार्ड बनवा देता। दाई माँ की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, अम्मा, आपने कभी पूछा ही नहीं।
तो अब मुस्कुरा क्या रही है, अब बता तो दे। बताइए ना सर, क्या नाम रखना है, कुछ सोचा है आपने, या कपूर के नाम से ही सब तैयार करवाना है? आकर्ष ने कुछ जवाब न पाकर राकेश ने फिर पूछा। सितारा, उस लड़की ने फिर से मुस्कुरा कर कहा और अपना काम करने लगी। सितारा, कमरे की दीवार पर पीठ लगाए खड़ा आकर्ष धीरे से बुदबुदाया। क्या क्या कहा सर, आपने कुछ सुनाई नहीं दिया, फ़ोन पर राकेश ने कहा। सितारा, मेरे इस बिजनेस का नया नाम सितारा होगा। सितारा, राकेश ने भी कहा और ओके सर कहकर फ़ोन कट कर दिया। सितारा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ आकर्ष ने फिर से कहा और एक नज़र अंदर की तरफ देख बालों में हाथ फेरते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में ही दाई माँ ने सब पैकिंग कर ली थी। सितारा के पास तो कुछ पैक करने जैसा था ही नहीं, बस 2-3 सूट थे जो दाई माँ ने उसे सिलवा के दिए थे। आकर्ष कैब लेकर आया और दाई माँ जल्दी से बाहर आने के लिए कहकर खुद भी बाहर चला गया। उसे जाते देख सितारा के चेहरे पर मायूसी आ गई। शायद हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। ईश्वर करें आप बहुत तरक्की करें, आसमान में चमकते सितारे जैसे आपका नाम भी चमके। सब सामान कैब में रखवाने के बाद दाई माँ और सितारा भी बाहर आ गए। दाई माँ तो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन सितारा कुछ पल यूं ही खड़ी रही और फिर एक तरफ होकर सड़क की तरफ बढ़ गई। दाई माँ और आकर्ष हैरानी से उसे देख रहे थे। गुड़िया, दाई माँ ने सिर्फ आवाज़ लगाई, लेकिन आकर्ष तो तब तक उसके पास पहुंच चुका था। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुन सितारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। जहाँ जिंदगी ले जाए, उसने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझसे कोई बैर है या मैं ही बुरा हूँ? ये कैसा सवाल है, ना तो आपसे बैर है और ना ही आप बुरे हैं, तो साथ चलने में क्या दिक्कत है? हमारे रास्ते और मंजिल दोनों अलग हैं। आपको आपकी मंजिल मिल गई, लेकिन मुझे अभी भी तलाश है। लेकिन मेरी तलाश खत्म हो चुकी है और अब तुम्हें भी किसी और मंजिल की ज़रूरत नहीं। रास्ता साफ है जिस पर तुम्हें बस कदम बढ़ाने हैं। मंजिल को तुम्हारा इंतज़ार होगा। बहुत कुछ एक हो चुका है और अब अलग होना मुमकिन नहीं। कहते हुए आकर्ष ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ कार की तरफ लेकर बढ़ गया। सितारा उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए उसके साथ चली जा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर काँप रहा था, डर से, घबराहट से या बेचैनी से। जो आकर्ष की दी हुई थी पता नहीं। अंदर बैठो, आकर्ष ने एकटक उसे देखते हुए कहा। सितारा ने नज़रें झुका रखी थी, सर में आ हिचकिचाहट, लेकिन वो आज चाह कर भी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। सुना नहीं, ये दोबारा कहलवाना है। वो आप हाथ छेड़ोगे तो ही तो, वो धीमी आवाज़ में बोली। तो आकर्ष झेप सा गया, लेकिन अब भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छूट सकता है, साथ नहीं। करीब नहीं हूँ, लेकिन दूरी भी नहीं है। मर्जी और किस्मत दोनों की कहानी है, जो पूरी नहीं है लेकिन अधूरी भी नहीं है। आकर्ष ने उसके थोड़ा करीब आकर कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आकर्ष ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सितारा का हाथ छोड़कर उसे अंदर बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आकर्ष की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, अंदर ही अंदर वो खुद से जूझ रही थी। दिल उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता था, एक मीठा सा एहसास दिल को गुदगुदा जाता था। ना जाने क्यों उसका ये हक जताना उसे अच्छा लगता था, लेकिन दिमाग सिर्फ यही कहता था कि उसका और आकर्ष का कोई मेल नहीं। आकर्ष खूबसूरत आसमान है और वो धूमिल धरती, जो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की छांव बन सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। अब उसे ही खुद को और आकर्ष के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। पिछले 1.5 महीने से वो दोनों साथ थे, हालांकि उन दोनों में ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी नज़रें एक दूसरे पर ठहरती तो ना जाने क्यों ठहर ही जाती। कुछ अनकहे से एहसास दोनों को होते थे। जहाँ दोनों अपनी ज़िंदगी में चोट खाए हुए थे, वहीं उनका एक दूसरे को यूं देखना ही किसी मरहम की तरह लगता था। आकर्ष गाड़ी में आगे बैठा था और विंडो साइड के मिरर से पीछे खिड़की पर चेहरा टिकाए बैठी सितारा को देख रहा था। उसके चेहरे को छूकर जाने वाली हवा भी खुद की खुशनसीबी पर गुरूर करती होगी। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ही मुझे एक सुकून सा मिलता है, जो आज तक पहले कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई।
बहुत सी आई। एक तो ऐसी थी जिससे शायद मैं प्यार तो नहीं करता था, लेकिन उससे शादी कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला था। सोचा था प्यार भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे धोखा दे दिया। दर्द हुआ, लेकिन उस धोखे की वजह से नहीं, उस विश्वास की वजह से जो मैंने उस पर और अपने अपनों पर किया था। पर तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। कोई दर्द दिल को नहीं तड़पाता, बस एक एहसास होता है दिल को कि ज़िंदगी मेरी उन सब में तो थी ही नहीं। वो बस कुछ ऊपरी रिश्ते थे जो मतलब पूरा होते ही छूट गए। असल ज़िंदगी तो तुम हो मेरी। ना जाने क्यों अब मैं तुम पर ही शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होना चाहता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये एहसास पहले कभी किसी के लिए नहीं हुए, किसी की ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं, और मेरे खुद के साथ ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं। पर अब जो ये एहसास मेरे दिल में है, उन्हें मैं रोकना नहीं चाहता, उन्हें ज़बरदस्ती दबाना नहीं चाहता, उन्हें खुलकर जीना चाहता हूँ। तुम जो भी हो, जहाँ से भी आई हो, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखती है वो खूबसूरती जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे में नहीं, दिल में भी बसी है। अब बस इसी खूबसूरती का साया बनकर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, अगर तुम चाहो तब भी नहीं। आकर सितारा को देखते हुए मन ही मन खुद को कह रहा था। हम पहुंच गए सर। ड्राइवर के कहने पर वो ख्यालों से बाहर आया। सबको खुद की तरफ देखते हुए पाकर वो एकदम से सकपका गया और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। लेकिन उसकी ये हड़बड़ाहट और सितारा को देखते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो दाई से छुपी नहीं थी। उसके चेहरे को देखकर अब दाई माँ सब कुछ समझ चुकी थी। अंदाज़ा तो उन्हें पहले ही हो गया था, लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। पर मन ही मन वो उन दोनों के लिए खुश थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अगर आकर्ष को कोई संभाल सकता है तो वो है सिर्फ सितारा, और सितारा को भी कोई उसके हिस्से की खुशियाँ और प्यार दे सकता है तो वो है सिर्फ आकर्ष। सितारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस अपार्टमेंट को देख रही थी जिसके बाहर उनकी गाड़ी आकर रुकी थी, और सितारा को देख रहा था आकर्ष। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देख आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो सब लिफ्ट से होकर फ्लैट तक पहुंचे तो फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही वो सब अंदर जाने लगे, एकदम से सितारा को चक्कर आने लगे और वो गिरने को हुई, लेकिन वक्त रहते ही आकर्ष ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। कितनी बार कहा है इसको अपने खाने पीने का ध्यान रखा करे, कितनी कमज़ोरी है इसे, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं, बस हर वक्त सिर्फ काम ही करना है इसे, दाई माँ ने डांटते हुए कहा। आकर्ष उसे अपनी बाहों में लेकर चौखट पर खड़ा था। उसे वो वक्त याद आया जब वो सितारा को यूं ही गोद में लिए दाई माँ के घर गया था। लगता है ये तो अब हमारी पर्सनल रस्म बन गई, आकर्ष ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। आज तो तुम्हें इस किराए के घर में लेकर आया हूँ, लेकिन वादा रहा बहुत जल्द हम अपने घर में भी यूं ही गृह प्रवेश करेंगे। तब भी तुम यूं ही मेरी बाहों में होगी, लेकिन आंखें बंद किए नहीं, आंखें खोलकर मुझे देखते हुए। तुम मेरे साथ ही रस्म की भागीदार बनोगी, आकर्ष ने सितारा के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने सितारा को सोफे पर लिटाया और दाई माँ ने उसे बेहोशी की हालत में ही पानी पिलाया तो सितारा वापस होश में आई। किचन के अंदर अभी राकेश किचन की सेटिंग करवा रहा था, क्योंकि घर का बाकी सामान तो मकान मालिक का था, लेकिन किचन का राशन और बाकी छोटी मोटी चीज़ें आकर्ष ने राकेश से कहकर मंगवाई थी। अंदर ही दो महिलाएं एक और खड़ी थी। दाई माँ ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो आकर्ष ने उन्हें बताया कि वो दोनों उनके काम में मदद करेंगी। आकर्ष ने दाई माँ को बताया कि उसने टिफ़िन सर्विस और कैटरिंग का काम शुरू करने का सोचा है, जिसके लिए ये दोनों हेल्पर हैं। दाई माँ ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए दाई माँ, आप देखना अब कैसे ये सितारा टिफ़िन एंड कैटरिंग सर्विस एक दिन इंडिया की टॉप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल चैन बनेगी। सितारा नाम सुनकर दाई माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले आकर्ष और फिर सितारा के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सितारा ने अपना नाम सुना और उसे समझ आया कि आकर्ष ने अपना नया काम उसके नाम से शुरू किया है, तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो एक टक आकर्ष की तरफ देखने लगी।
दाई माँ अंदर रसोई का काम देखने के लिए चली गई और उन दोनों महिलाओं को भी अपने साथ ले गई। अब हाल में सिर्फ आकर्ष और सितारा ही थे। सितारा सोफे से खड़ी हुई और आकर्ष की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में नमी थी जो कई सवालों में डूबी हुई थी। वो आकर्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर्ष जानता था कि वो उससे क्या सवाल करेगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो सितारा को अभी असहज करे। अभी तो उसे उसके दर्द से बाहर निकालना था जो वो हर वक्त छुपाने की कोशिश करती थी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों मेरे साथ खुद के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मैंने तो सिर्फ मुश्किलें आसान की हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? आकर्ष ने सहज भाव से कहा। बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने मेरे नाम से अपना नया काम क्यों शुरू किया? क्या तुम मेरे इस काम में भागीदार नहीं? उसका जवाब सुन सितारा ने असमंजस भाव से उसे देखा। इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी से एहसान नहीं लेता। तो बस तुम्हारी बात मानने का एक ही रास्ता था मेरे पास। तुमने मेरी मदद की और बदले में मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे या खुद को? सितारा ने नाराज़गी और दर्द के मिले जुले भाव से पूछा। गुमराह वो होते हैं जो रास्ते में अपनी मंजिल भटक जाएं। मेरे गुमराह होने की तो कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल मेरे साथ है। आप मुझे अपनी बातों से हराना चाहते हैं? सितारा ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल पूछा। आकर्ष ने अपने होठ खोलते हुए कहा और फिर बड़ी कशिश भरे अंदाज में बोला, दिल से, बातों से बेशक तुम मुझे हरा देना। बातें होंगी तो ही जीत हार होगी, क्योंकि अब तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, सितारा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा और वहां से दाई के पास चली गई। झूठी तमन्नाएं और उम्मीदें सिर्फ इंसानों को तोड़ती हैं, और जो पहले ही टूटा हो उसे और तोड़कर क्या मिलेगा? उसे तो बस उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्यों आप समझदार होकर भी नासमझी दिखा रहे हैं? आप वो हैं जो मेरा ख्वाब भी नहीं हो सकते, और हसीन ख्वाब सिर्फ किस्मत वालों के पूरे होते हैं। बदकिस्मती तो सिर्फ डर और दर्द देती है। अपने ही ख्यालों में गुम वो एकटक ज़मीन को देखे जा रही थी। उसे यूं देख दाई माँ ने उसे कंधे से हिलाया तो चौंकते हुए वो इधर उधर देखने लगी। आकर्ष रसोई के दरवाजे पर खड़ा उसे देख मुस्कुरा उठा। अभी तो सिर्फ ख्यालों में हूँ, एक दिन हकीकत में भी मैं ही आऊँगा और तुम मेरा हसीन ख्वाब नहीं, हसीन हकीकत बनोगी, उसने मन ही मन कहा और वापस बाहर चला गया। सब ने मिलकर किचन का काम समेट लिया था और अब कल से ही कैटरिंग का काम शुरू होने वाला था। आकर्ष ने दाई माँ को सख्ती से कह दिया था कि वो और सितारा कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ काम होते देखेंगे, जिस पर दाई माँ सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराते हुए चली गई। उस 2 रूम के फ्लैट में आकर्ष ने एक रूम दाई माँ और सितारा को दिया था और एक रूम खुद के हिसाब से सेट कर लिया था। इतने दिनों से खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से अब उसे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो एक पिलो और गद्दा लेकर वो बालकनी में चला गया। लेकिन नींद तो आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर ही उठ चुकी थी। कुछ देर वो बालकनी में यूं ही जागता रहा, फिर रात के आखिरी पहर में जाकर नींद ने जब आंखों पर कब्जा जमाना शुरू किया तो वो यूं ही बालकनी में बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह दाई माँ ने नहा धोकर चाय बनाई और खुद आकर्ष के कमरे में ना जाकर सितारा को उसके लिए चाय देकर भेज दिया। वो बेचारी अब दाई माँ से क्या कहती, इसलिए चुपचाप चाय का कप उठाकर आकर्ष के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। उसने बाथरूम में नॉक किया तो बाथरूम भी खाली था। उसे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी तो वो समझ गई कि आकर्ष जरूर बालकनी में सो रहा होगा। उसने जाकर देखा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर वहीं आधा बिस्तर पर और आधा ज़मीन पर लुढ़का हुआ था। उसे यूं सोते देख सितारा को हंसी निकल गई। वो वहीं अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की खनक जैसे किसी कांच पर अनमोल मोती गिर रहे हों, वो खनक जैसे ही आकर्ष के कानों में पड़ी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। अपनी हंसी में गुम सितारा अभी भी हंसे जा रही थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत सुबह और इससे ज़्यादा अच्छी मेरे नए सफ़र की शुरुआत हो ही नहीं सकती, आकर्ष ने धीमे से कहा।
जब सितारा का ध्यान सामने बैठे आकर्ष पर गया तो उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। अंदर टेबल पर चाय रखी है, पी लीजिएगा, उसने जल्दी से कहा और वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर में ही वो दोनों महिलाएं भी वहां आ गई और अपना काम करने लगी। अभी तो आकर्ष ने सिर्फ स्टाफ के तौर पर उन्हें ही रखा था। राकेश सारा बाहर का काम संभालने वाला था। ऑर्डर वगैरह लेने और उन्हें डिलीवर करवाने का काम आकर्ष ने उसे सौंपा था। सब कुछ तैयार करने के बाद सिर्फ खाना डिब्बों में बंद करना रह गया था। सितारा, जो कब से सबको खाना बनाते देख रही थी, अब उससे रहा नहीं गया और वो भी उनके साथ काम करने लगी। वो एक एक डब्बे में अच्छे से खाना परोस रही थी और बड़े प्यार से ही वो डब्बे को बंद करती, जैसे किसी अपने के लिए किया जाता है। आकर्ष वहाँ आया तो सितारा को काम करते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने पहले ही दाई माँ को मना किया था कि वो कोई काम नहीं करेगी। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, कभी भी चक्कर खाकर कहीं भी गिर जाती थी। उठो, आकर्ष ने उसके पास आकर शक्ति से कहा। सितारा नीचे ज़मीन पर बैठी अपना काम कर रही थी। एकदम आकर्ष की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ी में सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठो यहाँ से। लेकिन उसके यूं बोलने से सितारा इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उससे हिला ही नहीं गया। उसे ना उठते देख आकर्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ लेकर चला गया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो खींचती हुई बोली। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रही थी? मैंने मना किया है ना कि तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, तो क्यों वहाँ बैठे काम कर रही थी? कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ आराम करो, पर नहीं, तुम्हें तो सुपर वुमेन बनना है। फिलहाल तो आप सुपरमैन बने हुए हैं, जो मुझे अपनी गोद में उठाकर घूम रहे हैं, वो नाक सिकोड़ते हुए बोली। मैं कोई सुपरमैन नहीं, ओनली योर्स मैन हूँ। हाँ? सितारा कंफ्यूज होकर बोली। हाँ क्या हाँ? बात घुमाओ मत। पहले आप मुझे घुमाना बंद कीजिए और नीचे उतारिए। पहले कहो कि अब से तुम किचन में बिल्कुल नहीं जाओगी, आकर्ष ने गंभीर आवाज़ में लेकिन हक जताते हुए कहा। क्यों नहीं जाऊंगी? आप मुझे रोक भी कैसे सकते हैं? मेरा भी घर है ये। कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन उसकी बात आकर्ष को साफ साफ सुनाई दी थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वो जल्द ही उसे छुपाते हुए बोला, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, और इनफैक्ट सिर्फ मैं ही तुम्हें रोक सकता हूँ। कहते हुए उसने उसे नीचे उतार दिया था। सितारा ने अपनी नज़रें झुका ली। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वहाँ से जाने लगा। लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है मुझे ये सब संभालना। प्लीज़ मुझे उनका हाथ बटाने की इजाज़त दे दीजिए। सितारा ने दरवाजे की तरफ जा रहे आकर्ष को पीछे से कहा, तो आकर्ष उसकी तरफ पलटा और फिर से उसके करीब आ गया। वैसे ऐसा कुछ है मेरी नज़र में जो तुम संभाल सकती हो, और उसे तुम्हारे संभालने से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा तो सितारा की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोली, बताइए क्या संभालना है मुझे? आकर्ष उसके थोड़ा और करीब हुआ और धीमे से बोला, मुझे। उसके यूं करीब आने से सितारा के हाथ उसके सीने पर चले गए। वो उन्हें हटाती उससे पहले ही वो उसकी बात सुनकर जम सी गई। तुम सिर्फ मुझे संभाल लेना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, आकर्ष ने दोबारा से कहा तो उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरफ फास्ट चलने लगी। क्या सितारा अपने अतीत से उबर कर आकर्ष के प्यार को अपना पाएगी, या सितारा का अतीत फिर उसके सामने आ जाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।